नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। मेरा नाम है ऋतिक ठाकुर। दुनिया के सबसे ताकतवर देशों का क्लब G7, सदस्य सिर्फ 7 देश। लेकिन जब भी वैश्विक अर्थव्यवस्था, युद्ध, ऊर्जा संकट और AI जैसे मुद्दों पर फैसला करना होता है तो एक ऐसा देश है जिसे बार बार बुलाया जाता है, जबकि वो सदस्य नहीं है। वो देश है भारत। सवाल यह है कि आखिरकार G7 को मोदी की जरूरत क्यों पड़ती है, भारत की जरूरत क्यों पड़ती है और इस बुलावे से भारत को भी क्या फायदा मिलने वाला है। क्योंकि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री भारत के, इन्हें बार बार बोला जाता है कि आप G7 में आइए। हालांकि उसके हिस्सा नहीं है, स्थायी हिस्से नहीं है, लेकिन बावजूद इसका क्या इंपैक्ट, भारत का क्या इंपैक्ट ऐसा है जिसकी वजह से मजबूर हो जाते हैं भारत को वहां पर बुलाने के लिए। इन बातों पर आज चर्चा करेंगे। हमारे साथ फॉरेन एक्सपर्ट चित्रा अवस्थी हमारे साथ है। बहुत स्वागत है आपका न्यूज एक्सप्रेस पर। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि G7 का स्थायी देश भारत नहीं है, ये सभी जानते हैं, लेकिन बार बार जब भारत को वहां पर बुलाया जाता है कि आप इस मीटिंग में हिस्सा जरूर लीजिए, तो उसके पीछे की क्या स्ट्रेटेजी मानी जाए, या फिर इसे सिर्फ डिप्लोमेटिक या फिर एक डिसिप्लिन के तौर पर भारत को बुलाया जाता है? कैसे देखती हैं आप इस बात को? G7 में भारत को बुलाने का मतलब ये है कि बहुत से कंट्रीज को, जो अमेरिका के या किसी यूरोपियन कंट्रीज के अच्छे साथी हैं, उनको रैटल करना, चाहे पाकिस्तान हो चाहे चाइना हो। तो आप ये सिर्फ समझें कि केवल एक शो ऑफ करने के लिए इनको बुला लिया जाता है, ऐसा नहीं है। कहीं ना कहीं G7 कंट्रीज को इसकी जरूरत महसूस है, इसीलिए बुलाते हैं। मतलब पाकिस्तान को इरिटेट करके या चाइना को इरिटेट करके भारत को एंटरटेन व्यर्थ में तो नहीं ही कर रहे हैं। एक तो ये बात समझ लेने की है कि ये केवल फोटो ऑप नहीं है, ये केवल डिप्लोमेटिक फील गुड नहीं है। अब क्या है ये? तो देखिए, दो बातें हैं। एक तो हम सब लोग जानते हैं मार्केट है, एक दूसरा हम सब लोग जानते हैं कि एक अच्छी इकोनॉमी की तरह उभरा है। लोकेशन अगर पाकिस्तान की अच्छी है तो हमारी भी खराब नहीं है। इसके अलावा ऐसा लगता है लोगों को हम चीन को काउंटर कर सकते हैं। ऐसा लगता है कि जो कंट्रीज यूनिपोलरिटी की ओर जाना चाहते हैं उनमें भारत बैठ के उसका वजन बहुत बढ़ा सकता है। ये सारी वजह ये है कि इनको बुलाया जाता है। अब देखिए, जो यूरोपियन यूनियन में और G17 कंट्रीज में भी जो फ्रांस है, फ्रांस एकमात्र ऐसा देश है जो बार बार अमेरिका के निर्णयों के खिलाफ उंगली उठाता है। और फ्रांस भारत को देख के, अगर हम रोजमर्रा की भाषा में कहें तो निहायत खुश होता है और उसको वो चाहता है कि उसमें इंक्लूड किया जाए इनफॉर्मली। एक्चुअली फॉर्मली इंक्लूड करने का भी कोई न सीन है, ना कोई ज़रूरत है। अगर हम अपनी मतलब वहाँ पावर इस्तेमाल कर सकते हैं, कुछ कर सकते हैं, तो कोई दिक्कत भी नहीं है इसमें। तो इसलिए ये नहीं कह सकते हैं कि ये केवल एक डिप्लोमेटिक मूव है और फील गुड है। ठीक है, लेकिन G7 की अगर हम बात करें तो G7 का अगर मेन मोटिव देखें हम, तो मिडिल ईस्ट के जो तमाम हित थे उनका रक्षा करना था। अब ऐसे में भारत जैसा देश जो कि मिडिल ईस्ट से आता भी नहीं है, पश्चिम देशों से आता भी नहीं है, बावजूद उसके भारत को जब वहां पर बार बार बुलाया जाता है, तो क्या ये माना जाए कि जो एक वैश्विक शक्ति है उसमें कहीं ना कहीं बड़ा बदलाव है, भारत की एक मजबूती वहां पर देखने को मिलती है? क्योंकि भारत अपने आप को जिस तरीके से पोर्ट्रे करने लगा है और तमाम देश इंटरनेशनली जब भारत को उस फेस में देखते हैं, तो कहीं ना कहीं मजबूती भारत की इंटरनेशनली वैश्विक मंच पर भी अब मजबूत नजर आ रही है। बिल्कुल, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। मैंने तो पहले ही कहा था कि कुछ ना कुछ फायदा है इनको, कोई ना कोई इनको उसमें सार्थकता दिखाई दे रही है। इसीलिए अमेरिका अपने सहयोगी पाकिस्तान को रटन करता है। कौन से वो फायदे ऐसे हो सकते हैं जिसकी वजह से भारत को बार बार बुलाया जाता है, अगर आप बता पाए? देखिए, सबके अलग अलग हैं। फ्रांस का अलग फायदा है। फ्रांस को होता है कि अमेरिका को चुनौती देता रहता है बीच बीच में, सीधे आके भिड़ने की हिम्मत नहीं, लेकिन हाँ, उसकी बातों के खिलाफ, उसके विचारों के खिलाफ फ्रांस उस तरीके से लेटने से इनकार कर देता है। तो उसको भारत के रूप में यूनिपोलैरिटी के लिए एक अच्छा वो मिलता है। व्यापार की बात है ही, डिफेंस में और बहुत चीज़ों में भारत थोड़ा आगे आ रहा है। तो ये लोग हमारी आपकी तरह नहीं करते हैं कि आज क्या होना है, ये आगे का 50 साल का, 40 साल का, 100 साल का सिनेरियो देख के चलते हैं। तो ये सब देख सन के लाया जा रहा है। अच्छा, अगर चाइना को काउंटर करना है, चाहे फाइनेंशियली करना हो, चाहे जैसे भी करना हो, तो उसमें भारत एक उनको मजबूत दिखाई देता है। देखिए, जैसे हमारे जीवन में होता है वैसे ही इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, डिप्लोमेसी में भी होता है। दूसरे का भला करने के लिए कोई नहीं खड़ा है। भारत को G7 में ले आएंगे, भारत के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा, वहां कोई नहीं सोच रहा है। भारत को G7 में ले आएंगे, उनका क्या फायदा होगा वो देख रहे हैं। तो भारत का फायदा से, भारत से उनको फायदा होगा और भारत को ये देखना है कि उससे खुद फायदा उठा ले। ठीक है, लेकिन ये भी अब माना जा रहा है, क्योंकि ट्रंप से भी आज यहाँ पर इस बात की उम्मीद है कि बातचीत हो सकती है, क्योंकि 3 लोगों की अगर बात करें, जो भारत के भी 3 नाविक हैं,
जिनकी आपको खबर होगी कि मर्चेंट नेवी के लोग थे और उनके बाद उनकी मौत हो गई। तो उसके बाद उसको लेकर के यहाँ पर से जयशंकर ने अमेरिका से बातचीत करने की कोशिश की थी। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि हमने तो नहीं किया, ईरान ने किया। लेकिन जिस तरीके से विदेश मंत्री ने बोला था मार्को रूबियो ने कि ये जो हुआ है इसी तरीके से होगा, अगर आप निगलेक्ट करेंगे हमारी बातों को, हमारे रूल्स को, तो माना जा रहा है इसको भी लेकर के शायद हो सकता है यहाँ पर बातचीत हो। देखो, मुझे ऐसा लगता है कि विदेश मंत्री ने अपनी वो जो थी एक आपत्ति दर्ज करा दी, ठीक है, लेकिन मुझे ऐसा लगता नहीं है कि बहुत बड़ा मुद्दा भारत और अमेरिका के संबंधों में बनेगा, क्योंकि वो जो शिप्स थे वो उन लोगों के थे जो कहीं ना कहीं से भारतीय ओरिजिन के थे, कंपनियों के मालिक। लेकिन अगर हम कहीं सीधा भारत का झंडा लगा के जा रहा था या भारत का जहाज था या भारत के लिए तेल ले जा रहा था, ऐसा नहीं था, ठीक है। अच्छा, जहां तक भारत के नाविकों की बात है कि मुझे तो ऐसे नहीं लगता कि कोई शिपिंग एजेंसी कोई शिप जाता है जिसमें भारत के नाविक न बैठे होते हो, ना होते हो। तो मुझे ऐसा लग नहीं रहा है कि ट्रंप और मोदी के बीच में कोई बहुत बड़ा मुद्दा बनेगा। ट्रंप ने वैसे ही बहुत हरकतें कर रखी हैं जिससे मोदी जी क्या पूरी दुनिया में कोई भी थोड़ा मैं कहूँ रैटल हो सकता है। ठीक है, भारत क्योंकि हम देख रहे हैं बार बार, क्योंकि अब वैश्विक रूप से भारत अपने आप को मजबूत भी दिखा रहा है, जो कि हो भी रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन क्योंकि ब्रिक्स देशों का भारत हिस्सा है और अब ऐसे में G7 में जब भारत की मुलाकात होती है, भारत को बुलाया जाता है, तो ऐसे में ये भी एक सवाल है कि क्या ये भारत की मजबूती या फिर आने वाले समय में इन सारी चीजों को साध के रखना कहीं ना कहीं भारत के लिए एक बड़ा चैलेंज तो नहीं बन जाएगा? देखिए, डिप्लोमेसी में चैलेंज तो हर मिनट होता है, क्योंकि जो दुश्मन दिखता है वो दुश्मन हमेशा नहीं होता है, जो दोस्त दिखता है वो भी दोस्त हमेशा नहीं होता। तो हर समय आपको अपने जितनी ऑल्टरनेटिव्स हैं, जितने आपके पास चीजें, उनको वे बैलेंस करते रहना पड़ता है। और दोनों बातें हैं कि और भारत के लिए चैलेंजिंग तो है ही है, पर चैलेंजिंग कब नहीं था। दूसरी बात यह है कि भारत का कुछ स्टेटस बदल रहा है और उसकी आने वाली प्रोग्रेस, हम लोग नागरिक लोग सोशल मीडिया में बैठ के जिससे नाराज है उसके खिलाफ कुछ भी लिख दें, पीएम से नाराज है तो लिख दें भारत का भट्टा बिठा दिया, वो एक अलग बात है। लेकिन ये कंट्रीज जो देख रहे हैं वो कहीं ना कहीं भविष्य देख रहे हैं। वह हमसे बहुत समझदार लोग बैठे हैं जो 2-4-10 साल की बात नहीं करते हैं, वो कम से कम हाफ सेंचुरी का कम से कम लेके चलते हैं। तो उनको लग रहा है कि कुछ भारत आगे आ रहा है, मुझे ऐसी उम्मीद है। ठीक है, तो अब देखना होगा कि G7 मीटिंग में क्या कुछ बातें होती हैं और भारत की जो मजबूती है फिलहाल वो वैश्विक पटल पर लगातार देखने को मिल रही है। ऐसे में अब भारत को आमंत्रण दिया गया है कि वो G7 में आए। अब G7 में किस तरीके की बातें होती है, क्योंकि एक डिसिसिव जो पावर है वो भारत के पास आ चुकी है। तमाम देश ये सोचते हैं कि कहीं ना कहीं जो भारत है, भारत के जो डिसीजंस होते हैं, या फिर ये माने कि भारत के कुछ ना कुछ सजेशंस उन तमाम देशों के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो गए हैं और इसी वजह से बार बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बुलावा दिया जाता है। इंडिया को एक मजबूती के साथ ये तमाम देश अब आगे रखते हैं। देखना होगा आने वाले समय में इसका क्या इंपैक्ट होता है। फिलहाल G7 की बैठक पर हमारी नजर है, तमाम अपडेट्स आप तक लगातार पहुंचाएंगे। चित्रा अवस्थी हमारे साथ जुड़ी हुई थी, फॉरेन एक्सपर्ट। इस खबर पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। देखते रहिए न्यूज़ एक्सप्रेस।